कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों एसिड बेस वाले क्वेश्चन। तो एसिड बेस वाले क्वेश्चन करने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि उन क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, कि उनमें कौन से कॉन्सेप्ट लगते हैं जिससे हमारे जो एसिड बेस वाले क्वेश्चन होते हैं वो सोल्व होते हैं। तो उसको करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, आप लोगों ने उसको जरा ध्यान में रखना है। इससे क्या होगा बच्चों, आप लोगों को अगर कोई भी एसिड बेस वाला कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग उन क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाओगे। ठीक है, करना क्या है बच्चों, आप लोगों ने अगर मान लो कि आपसे पूछता है कि बताओ, कोई आप लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया और आपसे पूछा कि बताओ ये एसिडिक है या बेसिक है, ये ज्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक है, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या देखते हैं। तो आप लोगों ने क्या देखना है बच्चों, जो भी आप लोगों को, मान लो कि आप लोगों को अल्कोहल दे दिया, ठीक है, जैसे मान लो आप लोगों को अल्कोहल दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये एसिडिक है या नहीं है। आपने क्या करना है बच्चों, यहां से क्या करना है, H पॉजिटिव निकाल देना है। क्या निकाल देना बच्चों, H पॉजिटिव निकाल देना है। और उसके बाद में इसका आप लोगों ने कंजुगेट बेस बनाना है। क्या बनाना बच्चों, कंजुगेट बेस बनाना है। यहां से आप लोगों ने H पॉजिटिव निकालना है और आप लोगों ने इसका क्या बना देना है, कंजुगेट बेस बना देना है। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों ने इस ऑक्सीजन के ऊपर जैसे ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसकी स्टेबलाइजेशन देखनी है। कभी भी अगर आप लोगों से वो एसिड के बारे में पूछता है तो आप लोगों ने क्या करना है, नेगेटिव चार्ज की स्टेबलाइजेशन देखनी है। जिसके केस में नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा वो सब्सटेंस उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, तो यहां पर जैसे मान लो मैं दो आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। जैसे ये CH3OH है, एक ये है, और एक आपके पास में है C2H5OH है। ठीक है, और अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, CH3OH दे दिया, आपने यहां से H पॉजिटिव बाहर निकालना है और यहां क्या लिख देना, CH3O नेगेटिव। ठीक है, और यहां से भी क्या करना है, H पॉजिटिव निकाल देना है। मैंने क्या बोला कि कभी भी अगर आप लोगों से पूछता है वो कि एसिडिक कौन है सबसे ज्यादा, तो आपने क्या करना है, H पॉजिटिव बाहर निकालना है, क्योंकि एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C2H5O नेगेटिव। अब क्या करना आप लोगों ने, इस ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसकी स्टेबलाइजेशन देखनी है आप लोगों ने। अगर मैं बात करूं CH3O नेगेटिव की, ठीक है, और अगर मैं बात करूं C2H5O नेगेटिव की, तो अगर हम लोग इनको देखें तो ये जो CH3 है ये देता है प्लस आई इफेक्ट। याद रखना बच्चों, एल्काइल ग्रुप हमेशा क्या देता है बच्चों, एल्काइल ग्रुप जो होता है बच्चों वो हमेशा क्या देगा आप लोगों का, प्लस आई इफेक्ट देगा। अब ये प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। ठीक है, याद रखना जो एल्काइल ग्रुप होता है वो प्लस आई इफेक्ट देता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर ये C2H5 भी प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, और जब ये प्लस साइड इफेक्ट दे रहे हैं दोनों, तो हम लोग ये देखेंगे कि किसका प्लस साइड इफेक्ट ज्यादा है। तो याद रखना जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे ना उतना ज्यादा क्या होगा, प्लस साइड इफेक्ट होता है। तो C2H5 का प्लस साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा मतलब ज्यादा होगा, और उसके बाद में किसका होगा, CH3 का होगा। ठीक है, और माइनस साइड इफेक्ट कौन कौन से देते हैं, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये कैसे देते हैं, माइनस आई इफेक्ट। ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो किसकी तरफ, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसकी तरफ ट्रांसफर होगी, आपकी फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट होती है बच्चों। ठीक है, मतलब अगर मान लो अगर ये CH3 की जगह पे यहां पर मैंने क्या किया होता, यहां पर F लगा दिया होता, अगर मैंने यहां F लगा दिया होता तो ये क्या करता, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता, जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज क्या होता, स्टेबलाइज होता। समझ आ गई बात। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। जैसे यहां पर मैंने क्या अभी बोला आप लोगों को कि जैसे यहां पर CH3 लगा हुआ है तो इसका प्लस साइड इफेक्ट इसके कंपैरिजन में क्या है, कम है। तो ये क्या करेगा, C2H5 इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है और इसके ऊपर क्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि मान लो इसने खाना खा लिया पहले से, ठीक है, 4 रोटियां पहले से खा ली और इसका पेट भर गया, लेकिन आप क्या कर रहे हो, इसको और ज्यादा रोटियां दे रहे हो, आप ये बोल रहे हो कि और खा, तो क्या हो जाएगी इसको बच्चों, इसका पेट फूल जाएगा और बहुत ज्यादा दे रहे हो। यहां पर मान लो इसने 4 रोटियां खा ली हैं, आप इसको 5 रोटियां दे रहे हो और खाने को बोल रहे हैं। ठीक है, 5 रोटियां और ज्यादा आप लोग खाने को बोल रहे हैं। और यहां पर क्या है, CH3 का प्लस साइड इफेक्ट क्या है, थोड़ा कम है, किसके कंपैरिजन में, C2H5। तो इसके केस में ये इसका भी पेट भरा हुआ है, लेकिन ये क्या कर रहा है, CH3 इसको 4 रोटियां दे रहा है,
नीचे कितनी दे रहा है, 5 रोटियां दे रहा है खाने के लिए एक्स्ट्रा, और यहां पर कितनी रोटियां दे रहा है, 4 रोटियां दे रहा है खाने, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो 5 रोटियां होंगी वो तो खाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी, और जो 4 रोटियां होंगी चलो थोड़ा बहुत तो क्या है, 5 रोटियों से कम ही है, ठीक है, समझ में आई बात। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो आप लोगों का नेगेटिव चार्ज है इसके केस में ज्यादा स्टेबलाइज होगा, और इसके केस में क्या होगा, कम स्टेबलाइज होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो आप लोगों का मिथेनॉल है वो ज्यादा एसिडिक है एज कंपेरिजन टू किसके, जो आप लोगों का इथेनॉल है। समझा की बात। तो यही कंसेप्ट होता है, अगर अल्काइल वाला कोई भी कंसेप्ट आता है तो आप लोगों ने क्या लगाना है, या तो प्लस साई इफेक्ट लगाना है, अगर अल्काइल लगे होंगे तो आप लोगों ने प्लस साई इफेक्ट लगाना है। अगर एसिडिक वाले में होगी तो आप लोगों ने क्या करना है, जिसका प्लस साई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उसके जो नेगेटिव चार्ज की स्टेबलाइजेशन होगी वो उतनी ही क्या होगी, कम होगी। समझाई बात। जैसे C2H5 है, इथेन जो आप लोगों का इथेन होता है, ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते चले जाते हैं प्लस साई इफेक्ट बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे प्लस साई इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा तो उस नेगेटिव चार्ज की स्टेबलाइजेशन उतनी ही कम होती चली जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ये तो था बच्चों एलिफेटिक के केस में। अब हम लोग बात करेंगे एरोमेटिक के केस में। एरोमेटिक के केस में अगर हम लोग बात करें तो एरोमेटिक, जैसे मान लो ये फिनोल है, तो इसके केस में किसका कंसेप्ट चलेगा बच्चों, आप लोगों ने फिर से क्या करना है, आपसे बोल रहा है कि बताओ जो फिनोल है वो एसिडिक है। अब हम लोगों को कैसे पता कि एसिडिक है, तो हम लोगों को डेफिनेशन आती है कि जो एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव का डोनेशन करते हैं। तो आपने यहां से क्या किया, H पॉजिटिव का एलिमिनेशन कर दिया, और जब एलिमिनेशन कर दिया इस H पॉजिटिव का तो इसके ऊपर चार्ज आया O नेगेटिव, ठीक है, मतलब इसके ऊपर चार्ज आया नेगेटिव चार्ज। अब आप लोग क्या करोगे, इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबलाइजेशन देखोगे। तो जब इसकी नेगेटिव, जब हम लोग नेगेटिव चार्ज की स्टेबलाइजेशन देखेंगे किसके केस में, जो आप लोगों के एरोमेटिक कंपाउंड है, तो आप लोगों ने ये देखना है कि ये क्या करेगा, इसके साथ में रेजोनेंस करेगा, जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा होगा, स्टेबलाइज हो रहा होगा। समझाई बात। बस यही कंसेप्ट हम लोग लगाते फिरेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग ये बोलेंगे कि आपके पास में, ये आपके पास में क्या है, फिनोल है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये फिनोल है और एक आपके पास में अल्कोहल है, तो बताओ इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। तो आप बोलोगे फिनोल इज मोर एसिडिक देन द अल्कोहल। क्यों, जो आप लोगों का, अगर हम लोग इसको फिनोल को देखें तो फिनोल के अंदर क्या बन रहा है बच्चों, फिनोक्साइड बन रहा है, और उसके केस में किससे स्टेबलाइज हो रहा है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो फिनोल है वो ज्यादा एसिडिक हो रहा है किसके कंपैरिजन में, अल्कोहल के। अल्कोहल की अगर अब हम लोग बात करें ROH की, तो इसके केस में फिनोक्स ये बनेगा, अल्कोक्साइड बनेगा, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, डिस्टेबलाइज हो रहा है किससे, प्लस आर, मतलब प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल। ठीक है, बस इतने से कंसेप्ट लगते हैं, यही कंसेप्ट लगते हैं। बस आप लोगों ने इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि जिसके केस में नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा होगा बच्चों, स्टेबलाइज हो रहा होगा, वो सबसे ज्यादा एसिडिक, और जिसके केस में नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज नहीं हो रहा होगा, कम स्टेबलाइज हो रहा होगा, वो उतना ही कम क्या, एसिडिक बच्चों। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं एसिड बेस के क्वेश्चन करना। तो पहला जो आप लोगों का चैप्टर है वो है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। तो उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन व्हाई फिनोल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स। तो बच्चों मैंने क्या बोला आप लोगों को कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो फिनोल है उसका एक कंजुगेट बेस बनाना है। यहां पर अगर हम लोग फिनोल को देखेंगे तो फिनोल से यहां क्या कर दो, आप लोग H पॉजिटिव को बाहर निकाल दो, और ये क्या बन गया, फिनोक्साइड। अब क्या करना है आप लोगों ने, अब आप लोगों ने नेगेटिव चार्ज की जो स्टेबलाइजेशन है वो देखनी है। इसके केस में क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है वो किससे स्टेबलाइज हो रहा है बच्चों, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। किससे स्टेबलाइज हो रहा है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, अगर हम लोग अल्कोहल की बात करेंगे तो अल्कोहल में कोई रेजोनेंस नहीं होगी। जैसे अल्कोहल है, ये ROH है, तो इसके अंदर क्या होगा, जब आप लोग इसका कंजुगेट बेस बनाओगे तो ये RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या हो रहा है बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज जो है इसके अंदर, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस के द्वारा क्या नहीं हो रहा है, स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। इसमें क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। मैंने क्या बोला है, एल्काइल ग्रुप का हमेशा क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से ये डिस्टेबलाइज हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग फिनोल की बात करें तो वो किससे स्टेबलाइज हो रहा है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि फिनोल क्या है आप लोगों का, स्ट्रॉन्गर एसिड है एज कंपेरिजन टू अल्कोहल के। ठीक है, फंडा यही है कि आप लोगों ने क्या करना है, H पॉजिटिव बाहर निकालना है, और उसके बाद जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसकी स्टेबलाइजेशन देखनी है। जिसके केस में नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबलाइज, वो उतना ही ज्यादा क्या बच्चों, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो यही इसमें लिखा हुआ है, ये लिख रहा है यहां पर, फिनोक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ
नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां पर ये भी यही बात बोल रहा है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज हो रहा है, किसकी वजह से? रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, आगे बोल रहा है ऑन द अदर हैंड नाइदर alcohol nor alkoxide ion is resonance stabilized, moreover alkyl group due to its plus side effect increase the electron density on oxygen in alkoxide ion, thus the destabilize it। तो मैंने पहले ही बोला, देखो बच्चों यहां पर ऐसे समझ लो कि ये R क्या कर रहा है, प्लस साइड इफेक्ट दे रहा है। ऐसे मान लो इसका पेट भरा हुआ है और आप क्या दे रहे हो, आप ऐसे मान लो कि ये जो R ग्रुप है ये क्या कर रहा है, इसको बोल रहा है कि और ज्यादा खा। ठीक है, तो क्या वो स्टेबल होगा? नहीं, वो क्या होगा आप लोगों का, अनस्टेबल होगा। समझा की बात आप लोगों को? तो बस वही कंसेप्ट है। तो इसके केस में क्या हो जाएगा, ये जो आर है ये एल क्या दे रहा है, प्लस साइड इफेक्ट दे रहा है, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डीस्टेबलाइज्ड हो जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो आप लोगों का फिनोल है वो ज्यादा एसिडिक है एज कंपेरिजन टू एल्कोहल के। अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो वो है व्हाई अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर। तो यहां पर ये बोल रहा है कि जो अल्कोहल है वो वीकर एसिड क्यों है। अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, जैसे ये ROH है, ठीक है बच्चों, ROH है, और यहां से आप लोगों ने क्या बनाना है, इसका कंजुगेट बेस बना देना है। आप लोगों ने कंजुगेट बेस बना दिया, यहां क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव साथ में निकलेगा। अब क्या करना आप लोगों ने, वोटर लिखना आप लोगों ने, वोटर लिख दिया आप लोगों ने। अब वोटर से भी क्या निकाल देना आप लोगों ने, H पॉजिटिव निकाल देना बाहर। अब देखो कि किसके केस में जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबलाइज है। याद रखना, इस एल्काइल ग्रुप का जो प्लस साइड इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा और इस H का प्लस साइड इफेक्ट बहुत कम होगा। तो किसमें डिस्टेबलाइजेशन सबसे ज्यादा होगी, इसके केस में डिस्टेबलाइजेशन सबसे ज्यादा होगी, और इसके केस में जो डिस्टेबलाइजेशन है नेगेटिव चार्ज की वो कम होगी। इसके केस में क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा ना इसके केस में, अल्कोहल के केस में, वो क्या हो रहा है, लेस स्टेबल हो रहा है। किसकी वजह से, ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। लेकिन अगर हम लोग वाटर की बात करेंगे तो इसके केस में जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेरिजन टू किसके, जो ऊपर एल्कोक्साइड बन रहा है उसके कंपैरिजन में। इसीलिए जो वाटर है वो सबसे ज्यादा एसिडिक हो, मतलब एसिडिक हो जाएगा, और जो अल्कोहल है वो कम एसिडिक होगा। बस हमारी सीधी सी बात है, आप लोगों ने नेगेटिव चार्ज की स्टेबलाइजेशन देखनी है और आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। इसमें यही सब चीजें लिखी हुई हैं, यहां पर बनाया हुआ है इसका। तो ये बोल रहा है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू द पोलैरिटी। अच्छा, यहां पर इन्होंने पोलैरिटी का कांसेप्ट भी लिखा हुआ है। तो यहां पर क्या हो सकता है, देखो बच्चों ऐसे समझो, ये प्लस साइड इफेक्ट आर जो है वो प्लस साइड इफेक्ट दे रहा है, तो मतलब ये नेगेटिव चार्ज यहां पर बढ़ा रहा है, इस ऑक्सीजन के ऊपर इस नेगेटिव चार्ज को ज्यादा बढ़ा रहा है, और ये कैसा पॉजिटिव है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो ये ऑक्सीजन नहीं चाहेगा कि यहां से क्या निकले, एच निकले। लेकिन हाँ, इसके केस में इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ रही है ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये चाहेगा कि इजीली क्या कर दे, इस हाइड्रोजन को छोड़ दे। समझा की बात? अब पोलैरिटी का क्या मतलब है, पोलैरिटी का मतलब ये है कि इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो ये H उतना क्लोज आएगा किसके पास, ऑक्सीजन के, जिसकी वजह से बच्चों क्या होगा, इसकी पोलैरिटी कम हो जाएगी, और जो आप लोगों का जो अल्कोहल है वो नहीं चाहेगा कि यहां से H पॉजिटिव निकले। तो ये भी बोल सकता हूं कि एल्कोक्साइड क्या हो गया आप लोगों का, कम एसिडिक हो गया एज कंपेरिजन टू वाटर के। ठीक है, चलिए ये सब चीजें लिखी हुई हैं। लिख रहा है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड and electron releasing group are in alcohol increase the electron density on oxygen, tending to decrease the polarity of OH bond. This decreases the acidic strength. Further, the presence of electron releasing R group in the alkoxide ion destabilize it. जो alkoxide है वो destabilize हो रहा है किसकी वजह से, R के प्रेजेंस की वजह से। अगर R नहीं होता तो वो क्या होता, वो स्टेबल होता। Thus decrease the acidic strength of the alcohol. On the other hand, there is a no such electron रिलीजिंग ग्रुप इन वाटर। तो ये बोल रहा है कि ऐसा एल्काइल की तरह कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है जो क्या कर रहा है, जो नेगेटिव चार्ज है उसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि जितने ये आपके पास में यहां पर क्या दिया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल दिया है। तो ये बोल रहा है कि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो सबसे ज्यादा क्या है, एसिडिक है, फिर उसके बाद में सेकेंडरी है, उसके बाद में टर्शियरी है। क्योंकि क्या हो जाएगा, देखो बच्चों यहां पर फिर से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। देखो ये अल्काइल ग्रुप है, ये क्या करेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, यहां 2 ग्रुप लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, यहां 3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये क्या करेगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेंकेगा। ठीक है,
और यहां पर ये भी क्या करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेंकेंगे। लेकिन यहां पर जो R है बच्चों, जो एल्काइल ग्रुप है वो एक लगा हुआ है, और यहां पर एल्काइल ग्रुप कितने लगे हुए हैं, 2 लगे हुए हैं। यहां पर एक एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, यहां पर 2 कर रहे हैं। तो कौन सबसे ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है, ये जो सेकेंडरी है इसमें लगे हुए 2 एल्काइल ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबलाइजेशन क्या हो रही है बच्चों, इसके केस में क्या हो रही है, जो डिस्टेबलाइजेशन है वो बढ़ रही है। इसके केस में 3 लगे हुए हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेंक रहे हैं इसकी तरफ, जिसकी वजह से इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी क्या है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो मैंने अभी बोला जिसके केस में नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा डिस्टेबलाइज होगा वो उतना ही कम क्या होगा, एसिडिक होगा। तो इसीलिए प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगा, फिर सेकेंडरी, फिर कौन होगा, टर्शियरी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथोक्सीफिनोल। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं हम लोग। यहां पर बोल रहा है नाइट्रो ग्रुप ड्यू टू इट्स -R इफेक्ट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी on oxygen atom, thus the orthonitrophenol is more acidic than the phenol. Methoxy group due to its +R effect increase the electron density on the oxygen atom, thus the methoxyphenol is less acidic than the phenol, thus the acidic factor is in order. अच्छा, ये आपके पास में अगर हम लोग बात करें, ये मेरे पास में ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है। क्या करना है आप लोगों ने, वही काम करना है कि इसमें से क्या निकाल दो, H पॉजिटिव निकाल दो, और जब इसमें से H पॉजिटिव निकल जाएगा बच्चों तो इसके ऊपर आ जाएगा O नेगेटिव, और यहां क्या होगा, NO2 होगा। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें आगे, फिनोल है, फिनोल सिंपल सा फिनोल बनाएंगे आप लोग ऐसे करके, फिनोल बनाएंगे, यहां से क्या करेंगे, H पॉजिटिव बाहर निकाल देंगे, और यहां क्या आ जाएगा, O नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करें ऑर्थोमिथोक्सीफिनोल की, तो यहां पर इसको हम लोग ऑर्थोमिथोक्सीफिनोल बोलते हैं। ठीक है, इसका भी कंजुगेट बेस बना लो बच्चों। अगर आप लोग इसका कंजुगेट बेस बनाओगे तो इस तरह का देखने को मिलेगा बच्चों, O नेगेटिव, और यहां क्या हो जाएगा, OCH3। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, अगर मैं इन स्ट्रक्चर को देखूं तो एक बात समझ में आ रही है। मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ओपन करता हूं, फिर आपको बताता हूं कि इसके अंदर हो क्या रहा है। ये जो O नेगेटिव है, N डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या है, O नेगेटिव है। अब क्या हो रहा है बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, और ये वाला डबल बॉन्ड इधर ट्रांसफर होगा, और ये इधर ट्रांसफर होगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसके अंदर OCH3 के अंदर, इसके पास में लोन पेयर होते हैं, वो इधर ट्रांसफर होंगे और ये इधर जाएंगे। तो अगर हम लोग NO2 ग्रुप को देखेंगे तो ये देता है -R इफेक्ट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। कैसा होता है ये, कैसा होता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। मतलब ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑक्सीजन के ऊपर उसको अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी जो आप लोगों का ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है उसके केस में बनने वाले नेगेटिव चार्ज की स्टेबलाइजेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या कर रहा है, NO2 क्या कर रहा है, अब इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से जो इस ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है। लेकिन अगर हम लोग जो ऑर्थोमिथोक्सीफिनोल है उसको देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन यहां पर फेंक रहा है, और ये वाले कहां जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, इस ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको बढ़ा रहा है। पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, और ये क्या कर रहा है, और ज्यादा उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझाई बात, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज है उसकी स्टेबलाइजेशन बढ़ रही है, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। और इसके केस में क्या हो रहा है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर बनने वाले नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसी कारण ये क्या हो जाएगा, आप लोगों का लेस एसिडिक हो जाएगा। रही बात फिनोल की, तो इसमें कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं लगा हुआ है जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहा है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा आप लोगों का ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ठीक है, उसके बाद फिनोल हो जाएगा, और उसके बाद में कौन हो जाएगा, आप लोगों का ऑर्थोमिथोक्सीफिनोल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया आप लोगों को बात। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो ये थे बच्चों अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर से एसिडिक एंड बेसिक रिएक्टर वाले। तो आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, बस कंसेप्ट ध्यान में रखना है। एक और चीज आप लोगों को बता दूं बच्चों में, जैसे याद रखना ये फिनोल है, और फिनोल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो, कोई भी इसके साथ में यहां पर बेंजीन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, घटाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, और क्या करेंगे,
जो फिनोक्साइड बन रहा है उसको स्टेबलाइज करेंगे, तो वो सबसे ज्यादा क्या होंगे, एसिडिक होंगे। जिस फिनोल के साथ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे वो सबसे ज्यादा एसिडिक होंगे, और अगर जिसके साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे, क्या लगे होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे, वो उतने ही कम क्या होंगे बच्चों आप लोगों के, वो उतने ही कम क्या होंगे, एसिडिक होंगे। समझा की बात, लग गया आपको, आप लोगों को पता। अच्छा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, NO2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, साइनाइड ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, CHO ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, OH NH2 ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, OCH3 ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे आप लोगों के। ये जो है NO2 CN CHO ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। अगर ये बेंजीन रिंग के साथ में लगे होंगे तो वो क्या होंगे, ज्यादा एसिडिक होंगे, और जिनके साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे वो क्या होंगे, कम एसिडिक होंगे। समझा की बात। चलिए, तो इतने ही थे अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर चैप्टर से। आगे बात करेंगे हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर बात करें इसमें तो पहला क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन द फिनोल। अगर हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ज्यादा एसिडिक है एज कंपेरिजन टू फिनोल के, तो हम लोग जब इसके हम लोग क्या करेंगे, जब इसके कंजुगेट बेस बनाएंगे तो देखेंगे कि किसके केस में रेजोनेंस हो रही है और किसके केस में रेजोनेंस नहीं हो रही है, या प्लस साइड इफेक्ट लग रहा है, कौन किसके केस में माइनस साइड इफेक्ट लग रहा है, वो सब हम लोग देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ये कार्बोक्सिलेट आयन है, ये थोड़ा सा गलत बना है, इसको आप लोगों ने नहीं करना है, आप लोगों ने इस वाले को करना है, ये वाले को, इस वाले को आप लोगों ने जरूर करना है। यहां जो कार्बोक्सिलेट आयन बना उसके केस में क्या हो रही है, रेजोनेंस हो रही है, ठीक है। अगर हम लोग फिनोक्साइड को देखेंगे तो उसके केस में भी क्या हो रही है, रेजोनेंस हो रही है। लेकिन एक बात है कि जब हम लोग इसके केस में कार्बोक्सिलेट आयन के केस में अगर हम लोग रेजोनेंस कर रहे हैं तो उसके केस में जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है आफ्टर रेजोनेंस वो कहां आ रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग फिनोक्साइड को देखेंगे तो फिनोक्साइड के अंदर यहां पर रेजोनेंस हुई, और रेजोनेंस होने के बाद में जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ वो इस कार्बन पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, जब यहां पर कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर जब रेजोनेंस हो रही है तो रेजोनेंस के बाद जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो कहां आ रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे आ रहा है, ठीक है, किस पे, ऑक्सीजन पे। लेकिन अगर हम लोग फिनोक्साइड के केस में देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है वो किसके ऊपर आ रहा है, कार्बन के ऊपर आ रहा है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता इतना ज्यादा, तो जिसकी वजह से स्टेबिलिटी जो होगी किसके केस में, स्टेबिलिटी कार्बोक्सिलेट आयन के केस में जो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी, और फिनोक्साइड के केस में जो नेगेटिव चार्ज की स्टेबलाइजेशन होगी वो कम होगी। क्यों, अभी मैंने बोला कि इसके केस में नेगेटिव चार्ज कहां आ रहा है, देखो यहां पर ये इधर रेजोनेंस किया और नेगेटिव चार्ज कहां आ रहा है, रेजोनेंस के बाद में इस ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है, ठीक है। यहां पर अगर रेजोनेंस कर रहे हैं तो यहां पर इस वाले पे आएगा, और यहां से अगर रेजोनेंस कर रहे हैं तो इस वाले ऑक्सीजन पे आएगा। लेकिन यहां पर किसके ऊपर आ रहा है, कार्बन के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो कौन नेगेटिव चार्ज को अच्छे से होल्ड कर सकता है, ऑक्सीजन अच्छे से होल्ड कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। इसीलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो कैसा होता है आप लोगों का, ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेरिजन टू फिनोल के, ठीक है। तो यही बातें इसमें लिखी होंगी। Carboxylation ion is better resonance stabilized than the phenoxide ion due to the in carboxylate ion the negative charge is dispersed over two oxygen atoms, whereas in phenoxide in 4 out of 6 resonance structure the negative charge is on less electronegative carbon atom. बात समझ में आई बच्चों, तो यही है। Thus we can say that carboxylic acid have a greater tendency to release the proton और carboxylic acid are more acidic than the phenol, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, व्हाई क्लोरोएस्टिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन द एसिटिक एसिड। क्या करेंगे हम लोग, अगर हम लोग क्लोरोएस्टिक एसिड की बात करें तो ये मेरे पास में क्लोरोएस्टिक एसिड का स्ट्रक्चर है। अगर हम लोग इसमें देखें बच्चों, सीधा सी बात है, आप लोग क्या बनाओ, इसका कंजुगेट बेस बनाओ, यहां से H निकाल दो। अब क्या देखनी है आप लोगों ने, जो नेगेटिव चार्ज है उसकी स्टेबलाइजेशन देखनी है। इसके केस में भी आप लोगों ने क्या करना है, जो कंजुगेट बेस बनता है उसकी आप लोगों ने क्या देखनी है, स्टेबलाइजेशन देखनी है। अगर मैं इसमें देखूं तो यहां पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रही है, और यहां भी क्या हो रही है, रेजोनेंस हो रही है। इसके केस में देखें यहां भी रेजोनेंस हो रही है, ये बात तो दोनों के केस में सेम है। लेकिन एक चीज है, यहां पर जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहां CH3 ग्रुप लगा हुआ है, और इस CH3 यहां पर CH2 लगेगा बच्चों, यहां पर CH2 है, और यहां पर ये CH2 ग्रुप के साथ में क्या लगा हुआ है, क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है। ये CH3 कैसा है, ग्रुप है, प्लस I इफेक्ट है,
मतलब ये प्लस आई इफेक्ट देता है, लेकिन क्लोरीन कैसा देता है, माइनस आई इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबलाइजेशन जो होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि कैसे नेगेटिव चार्ज की स्टेबलाइजेशन बढ़ जाएगी। जैसे मान लो ये C डबल बॉन्ड O है और यहां क्या है, O नेगेटिव है, ठीक है, और यहां पर क्या है, CH3 है, और ये क्या कर रहा है, इसके साथ में रेजोनेंस कर रहा है। अगर ये यहां पर मान लो ये CH3 क्या कर रहा है, प्लस साइड इफेक्ट दे रहा है, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फेंक रहा है, बोल रहा है कि तू क्या कर, यहां से मेरे से इलेक्ट्रॉन ले। और यहां पर क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इस नेगेटिव चार्ज को इधर फेंक रहा है ताकि रेजोनेंस कर सके। अच्छा, यहां पर जितनी ज्यादा खाली जगह होगी ये ऑक्सीजन इस नेगेटिव चार्ज को उतना ज्यादा फेंकेगा। अब क्या कर रहा है ये CH3, यहां पर इस कार्बन के पास जगह खाली बचने ही नहीं दे रहा है, इस कार्बन के पास में खाली जगह है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये CH3 क्या कर रहा है, उस खाली जगह को भर रहा है, जिसकी वजह से यहां पर रेजोनेंस करना थोड़ा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहां पर अगर आपने क्लोरीन लगा दिया है तो ये क्या कर रहा है, इस कार्बन में जगह खाली कर रहा है ताकि ये जो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो अच्छे से क्या कर सके, रेजोनेंस कर सके। मेरी बात समझ में आ रही है? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर अगर हम लोग इन स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो नेगेटिव चार्ज है यहां पर क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। यहां जितनी ज्यादा खाली जगह होगी ये ऑक्सीजन उतनी अच्छे से क्या कर पाएगा, रेजोनेंस कर पाएगा। लेकिन CH3 क्या कर रहा है, जैसे जगह खाली हो रही है ये क्या कर रहा है, उस जगह को भर दे रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से यहां पर रेजोनेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग इस सेकंड वाले को देखें, क्लोरो एसिटिक एसिड को देखें, तो क्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर क्या हो रहा है, ये यहां पर जगह खाली कर रहा है क्योंकि Cl क्या कर रहा है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो यहां ज्यादा जगह खाली हो रही है, इसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि क्लोरो एसिटिक एसिड क्या हो रहा है, आप लोगों का सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, जो क्लोरो एसिटेट आयन है वो सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, लेकिन जो एसिटेट आयन है वो कम स्टेबल हो रहा है। इसी कारण क्लोरो एसिटिक एसिड जो होगा वो आप लोगों का ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेरिजन टू किसके बच्चों, एसिटिक एसिड के, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये नहीं लिखना हो तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिखोगे कि इन केस ऑफ एसिटिक एसिड CH3 हैव द प्लस साइड इफेक्ट, ड्यू टू द प्लस साइड इफेक्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो, यहां पर लिखेंगे एसिटेट आयन इज डिक्रीज्ड, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना चाहते आप लोग तो इतना सा लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग लिखोगे इन केस ऑफ क्लोरो एसिटिक एसिड क्लोरीन गिव्स द माइनस साइड इफेक्ट, ड्यू टू द माइनस साइड इफेक्ट ऑफ द क्लोरीन द स्टेबिलिटी ऑफ जो आप लोगों का क्लोरो एसिटेट आयन इज increased. That's why chloroacetic acid is more acidic as comparison to acetic acid. ठीक है, यही सब लिखना होता है। तो यहां पर लिखा है स्टेबलाइज द, यहां पर है इंक्रीज द आयनाइजेशन ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड, स्टेबलाइज द क्लोरोएसिटेट आयन बाय डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज इन एसिटिक एसिड मिथाइल ग्रुप ड्यू टू प्लस साइड इफेक्ट्स। वही चीजें सब कुछ लिखी हुई हैं बच्चों, ठीक है, कुछ नया नहीं है इसमें। चलिए आगे बात करते हैं इसमें, तो आप लोगों ने पढ़ लेना है इसको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। Why इथेनोइक एसिड इज अ वीकर एसिड देन द बेंजोइक एसिड। अब ये बोल रहे हैं कि जो इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड क्या है, इथेनोइक एसिड बोल रहा है कि जो है वो आप लोगों का लेस एसिडिक है एज कंपैरिजन टू बेंजोइक एसिड की। अच्छा, इसमें एक चीज समझना, वही कंसेप्ट जो ऊपर मैंने समझाया, देखो कहानियां वही होंगी, इसका कंजुगेट बेस बनाओ, तो जब कंजुगेट बेस बनाओगे तो ये बन जाएगा CH3 और यहां क्या हो जाएगा बच्चों, C डबल बॉन्ड O और यहां क्या हो जाएगा O नेगेटिव, ठीक है। और अगर हम लोग यहां से आप लोग क्या बना दोगे, कंजुगेट बेस बना दो इसका, ठीक है। यहां से भी आप लोग क्या करोगे, कंजुगेट बेस बना देना। इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके यहां पर लिख देता हूं, ये ऐसे करके बनेगा C डबल बॉन्ड O और यहां क्या जाएगा O नेगेटिव और यहां क्या जाएगा H पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा, अब ये CH3 का जो होता है वो होता है प्लस साइड इफेक्ट, क्या होता है बच्चों, प्लस साइड इफेक्ट होता है। और अगर मैं इस बेंजीन रिंग की बात करूं तो ये होता है यहां पर, ये जो है ये वाला जो सेंटर है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो ये क्या करेगा, एज अ माइनस साइड इफेक्ट की तरह काम करेगा। तो बेंजीन किसकी तरह बिहेव करता है, माइनस साइड इफेक्ट, मतलब ये क्या देता है, कौन सा इफेक्ट देता है, माइनस आई इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहां इस कार्बन पे ज्यादा खाली जगह होगी, जिसकी वजह से ये क्या कर पाएगा, अच्छे से रेजोनेंस कर पाएगा। लेकिन CH3 का प्लस साइड इफेक्ट होता है, तो जिसकी वजह से यहां पर कार्बन के पास में खाली जगह अच्छी नहीं होगी, ज्यादा नहीं होगी, तो जिसकी वजह से यहां पर क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज की जो रेजोनेंस होगी
वो इतनी ज्यादा नहीं हो रही होगी जितनी कहां हो रही है, बेंजोइक एसिड के अंदर हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो बेंजीन रिंग है ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर क्या हो रही है, जगह खाली हो रही है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अच्छे से स्टेबलाइजेशन करेगा। क्या करेगा बच्चों, अच्छे से स्टेबलाइजेशन करेगा। इसी कारण बेंजोइक एसिड जो होगा वो अच्छा एसिडिक होगा, मतलब अच्छा एसिड होगा, और जो आप लोगों का एसिटिक एसिड होगा वो लेस एसिडिक होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इसमें यहां पर लिखा हुआ है इन जनरल sp2 hybridized carbon atom is more electronegative than the sp3 hybridized carbon atom. More the electronegativity of the carbon to which COH group is attached, more is the acidic character due to the electron withdrawing effect of hybridized carbon. Thus, benzoic acid with more electronegative carbon atom is more acid than the ethanoic acid. बस इतनी सी कहानी है बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वाई फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन द एसिटिक एसिड। फिर से वही कहानी, देखो बच्चों आप लोगों ने कंजुगेट बेस बनाना है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये रेजोनेंस कर रहा है, इसके केस में भी क्या हो रही होगी, नेगेटिव चार्ज की स्टेबलाइजेशन हो रही होगी। लेकिन यहां पर क्या कर रहा है, ये प्लस सा इफेक्ट दे रहा है, जिसकी वजह से इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबलाइजेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। समझा की बात, लग गया आप लोगों को पता? जिसकी वजह से जो फॉर्मिक एसिड होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा और जो एसिटिक एसिड है वो क्या होगा, कम एसिडिक होगा। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो आप लोग, ये क्या कर रहा है, यहां से प्लस साइड इफेक्ट दे रहा है, और प्लस साइड इफेक्ट की वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो जिसकी वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, तो ये H को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, तो ये नहीं चाहेगा कि इस H को छोड़ना। ठीक है, ये इस H को छोड़ना नहीं चाहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है और यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। यहां H के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा ये H को अपनी तरफ उतना ज्यादा खींचेगा। तो ये क्या नहीं करेगा, इंटरेस्ट शो नहीं करेगा कि इस H पॉजिटिव को बाहर निकाल दे। तो ये भी रीजन लिख सकते हो। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो एसिटिक एसिड है वो लेस एसिडिक हो जाएगा एज कंपेरिजन टू फॉर्मिक एसिड के। तो आप लोग सीधा भी लिख सकते हैं बच्चों, इन केस ऑफ एसिटिक एसिड CH3 gives the plus side effect. Due to the plus side effect, the stability of the negative charge is get decreased. But in case of formic acid, there is a no any group present which gives the plus side effect. Due to this, the stability of formate ion is more. That's why formic acid is more acidic than the acetic acid. ठीक है बच्चों, मैंने आप लोगों को दोनों रीजन बता दिए, तो यहां पर भी लिखा हुआ है, आप लोग इसको भी याद कर सकते हो। Release of acetic acid will be more difficult as compared to the further plus side effect of methyl group will destabilize the acetate ion. तो यही सब चीजें मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अरेंज द फ्लोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, चलिए अच्छा बच्चों फिर से वही कहानी, देखो यहां पर क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है, यहां पर भी क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है। ठीक है, और यहां पर कुछ भी नहीं लगा हुआ है। अच्छा याद रखना, यहां पर अगर हम लोग इसको अरेंज करने लगेंगे ना, तो यहां पर एक चीज देखना, ये वाला ब्रोमीन जो है वो इस कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है, और यहां पर जो कार्बन लगा हुआ है वो इस वाले कार्बन से लगा हुआ है। ठीक है, Br का होता है माइनस आई इफेक्ट। कैसा होता है, माइनस आई इफेक्ट। यहां पर भी क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट। और ये CH3 कैसे हैं, प्लस आई इफेक्ट देने वाले हैं। कैसे है, प्लस आई इफेक्ट देने वाले हैं। तो फिर से आप लोगों को पता ही है कि जो प्लस आई इफेक्ट देंगे वो ऑब्वियस सी बात है, वो स्टेबिलिटी किसकी, कार्बोक्सिलेट आयन की क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा, ये सबसे कम क्या होगा, एसिडिक होगा। तो इसलिए ये कहां पर जाएगा आप लोगों का, सबसे लास्ट में जाएगा, सबसे कम एसिडिक होगा। लेकिन इन दोनों में अब हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, तो याद रखना जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस ऑपरेटिव होता है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा आप लोगों का प्लस साइड इफेक्ट उतना ही कम होता है, जितना नजदीक होगा उसका प्लस साइड इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। तो मैंने क्या बोला था, जैसे क्लोरीन लगा था, जैसे क्लोरोएस्टिक एसिड में क्लोरीन लगा था तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, तो इसके केस में भी क्या होगा, ये ब्रोमीन, यहां पर भी क्या ब्रोमीन है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होंगे। लेकिन अगर हम लोग इस कंपाउंड की बात करें तो इसके केस में जो ब्रोमीन लगा है वो सेकंड कार्बन पे लगा है, और इसके केस में जो ब्रोमीन लगा हुआ वो पहले कार्बन पे लगा हुआ है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की कैपेबिलिटी जो होगी वो भी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो इसके केस में यहां पर फर्स्ट पोजीशन पे लगा है, तो इसका मतलब ये अच्छे से ज्यादा क्या कर रहा होगा, माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा होगा, जिसकी वजह से ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। और ये दूसरे कार्बन पर है तो इसका माइनस आई इफेक्ट कम है, तो ये कम अपनी तरफ खींच पा रहा होगा, जिसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज की स्टेबलाइजेशन है वो थोड़ी कम हो रही होगी। इसी कारण हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो है,
ये ज्यादा एसिडिक है, और दूसरे नंबर पे कौन आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या है बच्चों आप लोगों का, ये वाला आप लोगों का किसमें रहेगा, इसकी सबसे ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ, इसके बाद में इसकी, और उसके बाद में इसकी बच्चों। ठीक है, सब चीजें यही सब लिखा हुआ है इसमें। हियर ब्रोमीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड हेंस इट्स प्रेजेंस इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। द इफेक्ट इज मोर इफ ब्रोमीन इज नियरर टू द COH ग्रुप। तो मैंने क्या बोला, ब्रोमीन जितना नजदीक होगा COH के उतना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, वो उतना अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, जिससे स्टेबिलिटी क्या होगी नेगेटिव चार्ज की, बढ़ जाएगी बच्चों। बस यही है, एसिड बेस कोई हवा नहीं है बच्चों, सिंपल सी बात है। नेगेटिव चार्ज की स्टेबलाइजेशन देखो क्या क्या लग रहा है कंसेप्ट, एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का लग रहा है, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, और एक क्या लग रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का लग रहा है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, और जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन की। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का, ये जो आप लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए इनको आप लोगों ने अरेंज करना है, किसके बेस पे, एसिडिक स्ट्रेंथ के बेस पे। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर ये जो ग्रुप लगा हुआ है बच्चों, अगर हम लोग इन कंपाउंड्स को देखेंगे तो यहां जो लगे हुए ग्रुप है पहले उनको देखेंगे। यहां पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। यहां पर कौन सा लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें माइनस आई इफेक्ट, देखो ये दोनों क्या देंगे, माइनस आई इफेक्ट देंगे। तो माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो क्लोरीन का ज्यादा होता है, और माइनस आई इफेक्ट जो होता है OH का वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो क्लोरीन वाला है वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, इसीलिए ये सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। उसके बाद कौन आ जाएगा आप लोगों का बच्चों, OH हो जाएगा। कौन हो जाएगा, OH हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी बच्चों एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है जो बेंजीन है। क्या है बच्चों, बेंजीन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो बेंजीन का जो माइनस आई इफेक्ट होता है इन दोनों के कंपैरिजन में कम होता है। तो इसका मतलब थर्ड नंबर पे कौन आ जाएगा, सबसे ज्यादा कौन आएगा बच्चों, ये आ जाएगा। दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा, और तीसरे नंबर पर कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा। और ये कैसे लगे हुए हैं, ये प्लस आई इफेक्ट देने वाले ग्रुप लगे हुए हैं। तो सीधी सी बात है, अभी मैंने बोला कि जो प्लस आई इफेक्ट देंगे वो सबसे कम क्या होंगे, एसिडिक होंगे। तो ये सबसे कम एसिडिक होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा, और उसके बाद में ये होगा, और उसके बाद में ये होगा। ठीक है, तो यहां पर लिखा है नो आर इफेक्ट इज पॉसिबल ड्यू टू द सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, यहां पर जी ओनली, जी काट देना आप लोगों ने, ओनली आई इफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव, और हाइपर कंजुगेशन इज पॉसिबल, हेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये आप लोगों को लग गया पता बच्चों। देखो क्लोरीन सबसे ज्यादा, वो आप लोगों का क्या है, सबसे ज्यादा एसिडिक है। उसके बाद फिर ये OH वाला आ गया, और उसके बाद में C6H5। आप लोगों ने बस इतना ही लिखना है बच्चों, आप लोगों ने ये लिखना है, इन दीज मॉलिक्यूल्स द माइनस आई इफेक्ट ऑफ द क्लोरीन is more as comparison to OH as comparison to benzene. That's why chloroacetic acid is more acidic. ये था बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन। अब बात करेंगे बच्चों सेवंथ क्वेश्चन की। तो सेवंथ क्वेश्चन है पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन द बेंजोइक एसिड। देखो बच्चों यहां पर क्या है, ये बोल रहा है कि जो नाइट्रोबेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड ये है, इसको आप लोग क्या बोलते हो, बेंजोइक एसिड बोलते हैं इसको हम लोग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बेंजोइक एसिड। याद रखना, अगर बेंजोइक एसिड के साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी बच्चों। और अगर हम लोग बात करें इस बेंजोइक एसिड के साथ में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे, क्या लगे होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। अच्छा चलो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मैंने केस करवा दिया, यहां पर लिखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो वो क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं बच्चों, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे तो वो क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो यहां पर क्या है, ये जो NO2 ग्रुप है, अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। याद रखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, अभी मैंने पीछे भी लिखवा दिया था, दोबारा लिखवा रहा हूं। CN हो गया आप लोगों का, CHO हो गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। सबसे ज्यादा NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, फिर उसके बाद साइनाइड का हम लोग केस डाल देते हैं। इसके सिवा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया जैसे OH हो गया, OCH3 हो गया, यही आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। NH2 हो गया, ये सारे क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेगा तो समझ जाना कि वो कैसा है, वो बेंजोइक एसिड को क्या करेगा, लेस एसिडिक बनाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो वो जो बेंजोइक एसिड है उसको ज्यादा एसिडिक बनाएगा।
तो बस इसमें क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ अ पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 is present due to the electron withdrawing group due to the presence of electron withdrawing group the para nitrobenzoic acid is more acidic than the benzoic acid। समझ में आ गई बात बच्चों? ठीक है, तो यहां पर लिखा है इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ NO2 ग्रुप एट पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू COH ग्रुप, तो इसकी वजह से ये सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। चलिए, तो ये था बच्चों एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से जितने भी आप लोगों के एसिड बेस के क्वेश्चन थे वो आपके सामने मैंने रख दिए, ठीक है, विद सॉल्यूशन। आगे बात करेंगे हम लोग अमाइंस की। तो बच्चों अमाइंस के केस में एसिड नहीं होता है, अमाइन के केस में हम लोग खेल खेलते हैं बेस। किसका खेलते हैं बच्चों? बेस का। अब हम लोग ये समझते हैं कि ये बेस है क्या। देखो याद रखना, दो स्पीसीज विच donates lone pair of electrons, which donates lone pair of electrons। जो लोन पेयर का डोनेशन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस बेस बोलते हैं। ठीक है, इसमें यहां पर लिख देता हूं मैं एक वर्ड, यहां पर लुईस बेस बोलते हैं। अब अमाइंस जो होते हैं वो बेसिक ही होते हैं। अब क्यों बेसिक होते हैं? देखो जरा, ये अमाइन है, इस अमाइन के ऊपर यहां पर क्या है? लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर क्या करेगा? ये लोन पेयर का क्या करेगा बच्चों? डोनेशन करेगा किसको? H पॉजिटिव को। तो यहां पर अमाइन ने लोन पेयर का डोनेशन किया, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अमाइंस क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अमाइन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? आप लोगों के लुईस बेस होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में लोन पेयर होता है जिसका वो क्या करते हैं? डोनेशन करते हैं। आपको ऐसा भी क्वेश्चन होगा असाइनमेंट के अंदर, ऐसा भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था कि जो आप लोगों का अमाइंस है वो लुईस बेस के होते हैं। क्यों होते हैं लुईस बेस? क्योंकि उनके पास में क्या होता है? लोन पेयर होता है, और वो क्या कर सकते हैं? लोन पेयर का डोनेशन कर सकते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं? लुईस बेस होते हैं। तो बोल सकता हूं अमाइंस आर द लुईस बेस बिकॉज दे कैन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई अमाइंस आर लुईस बेस इन नेचर। अब हम लोग आगे बात करते हैं, इथाइल अमाइन इज मोर बेसिक देन अमोनिया। अब बोल रहा है, देखो बच्चों एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, देखो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी नाइट्रोजन के ऊपर, वो उतना इजीली क्या करेगा? उन लोन पेयर को डोनेट कर पाएगा। जैसे यहां पर RNH2 है, तो यहां पर आप लोगों को पता है कि ये लोन पेयर डोनेट करने हैं, इसने क्या करने हैं? लोन पेयर डोनेट करने हैं। तो यहां पर जब इसने लोन पेयर अपने डोनेट करने हैं, तो इसके पास में जितनी ज्यादा क्या होंगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वो उतना जल्दी क्या कर पाएगा? इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर पाएगा। अब अगर एल्काइल ग्रुप लगे होंगे, अगर एल्काइल ग्रुप, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं एल्काइल ग्रुप, ये भी बोल सकता हूं, या फिर मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे वो क्या करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो नाइट्रोजन के ऊपर बढ़ाएंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लग जाएगा, तो वो क्या करेगा? नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होंगे उनको अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, जिससे नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर अमाइंस का केस आ रहा है, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे होंगे, तो वो क्या करेंगे? नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, जिससे नाइट्रोजन को क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देना आसान हो जाएगा। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, तो वो नाइट्रोजन इजीली क्या नहीं कर पाएगा? उन इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन नहीं कर पाएगा। समझा की बात? तो यहां से ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा? जो अमाइंस होंगे वो ज्यादा बेसिक होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो उससे वो अमाइंस क्या हो जाएंगे? लेस बेसिक इन नेचर हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से। इथाइल अमाइन इज मोर बेसिक देन द अमोनिया। अब ये बोल रहा है कि मेरे पास में इथाइल अमाइन है, इसको हम लोग इथाइल अमाइन पढ़ते हैं, C2H5NH2, इसको इथाइल अमाइन बोलते हैं। और यहां पर क्या है? आपके पास में अमोनिया है। अगर मैं अमोनिया की बात करूं और इन इथाइल अमाइन को देखो C2H5 क्या कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। प्लस आई इफेक्ट की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। क्या कर रहा है? ये प्लस आई इफेक्ट से इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। लेकिन अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। तो इसकी जो इथाइल अमाइन है उसके पास में ये पॉसिबिलिटी है, या ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। लेकिन NH3 के पास में ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है।
समझाई बात। लेकिन इथाइल अमाइन के केस में ऐसा है कि वो जो एल्काइल ग्रुप है वो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फेंके जा रहा है, जिससे ये नाइट्रोजन चाहेगा कि चलो डोनेट कर देते हैं अपने लोन पे, लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं होगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इथाइल अमाइन जो होता है वो ज्यादा बेसिक होता है एज कंपेरिजन टू किसके, अमोनिया के। बात समझ में आई? तो यही लिखा हुआ है इसके अंदर, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ इथाइल अमाइन एंड अमोनिया and is due to the presence of lone pair of electrons on nitrogen in ethylamine. The ethyl group, due to its plus psi effect, increase the electron density on nitrogen. This protonation take place more readily in ethylamine than the ammonia. यही बात है बच्चों। अच्छा आगे है बच्चों, aniline is weaker base than the ethylamine. मैंने क्या बोला बच्चों कि अगर नाइट्रोजन के पास में जो लोन पेयर है अगर वो इजिली डोनेट हो जाता है तो आपने बोलना है कि वो सबसे अच्छा क्या है, बेस है। अगर मैं बात करूं एनिलीन की, एनिलीन में जो लोन पेयर है वो बिजी है किसके साथ में, रेजोनेंस के साथ में। ठीक है, किसके साथ में बिजी है, रेजोनेंस में बिजी है। जब वो रेजोनेंस में बिजी है तो क्या वो चाहेगा कि अपने लोन पेयर को डोनेट करते, वो तो बेंजीन के साथ में बिजी है। समझाए बात, वो किसी और के साथ में क्या है, बिजी है, तो क्या किसी और को टाइम दे पाएगा, नहीं दे पाएगा किसी और को टाइम। तो इसी कारण क्या हो जाएगा, एनिलीन जो होगा वो क्या हो जाएगा आप लोगों का, कम बेसिक हो जाएगा एज कंपेरिजन टू इथाइलामाइन। अगर इथाइलामाइन की बात करेंगे तो इथाइलामाइन में कौन लगा हुआ है, C2H5, इसको हम लोग इथाइलामाइन बोलते हैं। इस इथाइलामाइन में ये C2H5 लगा हुआ है जो क्या कर रहा है, इसको प्लस साइड इफेक्ट दे रहा है, प्लस साइड इफेक्ट इसकी तरफ फेंक रहा है, जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एनिलीन में क्या है, वो किस में बिजी है बच्चों, वो रेजोनेंस में बिजी है, जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर जो है हाइड्रोजन के लिए या H पॉजिटिव के लिए वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि एनिलीन जो होता है वो वीकर बेस होता है एज कंपेरिजन टू इथाइलामाइन के। तो यहां पर यही चीजें लिखी हुई हैं, ड्यू टू द रेजोनेंस द लोन पेयर ऑफ electrons on the nitrogen atom gets delocalized over the benzene ring and thus it is less easily available for protonation. At the same time nitrogen acquires the some positive charge and this repels the incoming proton. On the other hand, in ethylamine the delocalization of lone pair of electrons on the nitrogen atom by resonance is not possible. Moreover, the electron density on the nitrogen is increased by the electron releasing इंडक्टिव इफेक्ट। अब बात करते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन की, तो याद रखना बच्चों थर्ड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन एक जैसा ही है। तो ये बोल रहा है कि एलिफेटिक अमाइंस, एलिफेटिक अमाइंस की बात कर रहा है, मतलब ये C2H5NH2 की बात कर रहा है। हो सकता है आगे आप लोगों का जो ये है आप लोगों का इथाइलामाइन है, इसके आगे क्या हो सकता है, प्रोपाइल अमाइन की बात कर सकता है ये। ठीक है, इसके सिवा और कुछ नहीं है, पहले जैसा ही है वही है। यहां पर बोल रहा है एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन द अमोनिया, दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ प्लस इफेक्ट or the electron donating effect of the alkyl group attached to then nitrogen atom, this increase the electron density। तो याद रखना जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया वैसे ही आप लोग इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे इसमें। Thus amines can donate the lone pair of electrons, तो वही है बच्चों की बात ये। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगर हम लोग इसकी बात करें, अरेंज द फ्लोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ, तो ये आप लोगों के पास में पैरा नाइट्रोफिनोल है बच्चों, पैरा नाइट्रो एनिलीन है। ठीक है, मैंने क्या बोला था बच्चों, देखो ये आपके पास में एनिलीन है, मान लो ये आपके पास में क्या है, एनिलीन है बच्चों, ये एनिलीन है। अभी आप लोगों ने ऊपर क्या देखे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे, तो याद रखना अगर इसके अंदर क्या हुए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुए, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और अगर मान लो इस एनिलीन के अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुए, क्या हुए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुए। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुए तो वो क्या करेंगे, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेंगे, जिसकी वजह से यहां पर बेसिक जो एसिडिक स्ट्रेंथ लिख दिया मैंने, यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ लिखना था। ठीक कर लेना बच्चों इसको, यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ लिखना था। बेसिक स्ट्रेंथ कब इंक्रीज होगी, जब आप लोगों का यहां पर क्या लगे होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो याद रखना बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो डिक्रीज करेगी। ये याद रखना बच्चों, जैसे मान लो ये एनिलीन है, एनिलीन के यहां क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। जब इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो यहां बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग यहां पर बात करें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, तो जब यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, जिससे ये जो लोन पेयर हैं ये अच्छे से अवेलेबल नहीं होंगे डोनेशन के लिए।
ठीक है, तो इसी कारण जो बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी इसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यही है इसमें, यहां पर देखो ये नाइट्रो एनिलीन ग्रुप लगा हुआ है, तो यहां पर एनिलीन तो नहीं है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। जो नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो क्या कर रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा रहा है, जिसकी वजह से वो अच्छे से अवेलेबल नहीं हो पाएगी डोनेशन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, लेस बेसिक हो जाएगा। ये पैरामिथाइल एनिलीन है। पैरामिथाइल एनिलीन का मतलब ये है, यहां पर ये है इसका मतलब, तो याद रखना ये CH3 ग्रुप जो है प्लस आई इफेक्ट भी दे रहा है, प्लस यहां पर बच्चों हाइपर कंजुगेशन भी होती है। हाइपर कंजुगेशन की वजह से इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, जिससे यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर ज्यादा क्या जनरेट होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरेट होगी, इसलिए यहां पर क्या हो पाएगा, ये अच्छे से डोनेशन कर पाएगा, किसका, इन लोन पेयर का। बात समझ में आई? तो इसी कारण इसका ऑर्डर जो आएगा वो इस तरह का आएगा। अच्छा, आगे बोला है व्हाई इथाइलामाइन इज बेसिक इन नेचर, तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों इथाइलामाइन बेसिक क्यों होती है। आप लिखोगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन द, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम, which are available for the donation of which are available for the donation, ठीक है, that's why it is a basic in nature। ठीक है, चलिए आगे बात करें, which is more basic NH3 and RNH3, तो पहला क्वेश्चन और ये दोनों सेम है। explain amine is more basic than alcohol। अब आपसे पूछ रहा है कि अमाइन इज मोर बेसिक देन द अल्कोहल, मुझसे पूछ रहा है कि CH3NH2 आप लोगों को मैंने दे दिया और आपको मैंने एक तरफ क्या दे दिया, अल्कोहल दे दिया, CH3OH दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ जो CH3NH2 है वो ज्यादा बेसिक है एज कंपेरिजन टू किसके, अल्कोहल के। अच्छा देखो, इन दोनों के पास में यहां पर लोन पेयर है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सबसे ज्यादा, देखो यहां पर भी CH3 ग्रुप लगाया हुआ है मैंने, यहां पर क्या लगाया हुआ है, CH3 ग्रुप लगाया हुआ है मैंने, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये भी प्लस साइड इफेक्ट दे रहा है और ये भी प्लस साइड इफेक्ट दे रहा है, ठीक है, तो ये तो रीजन हो नहीं सकता क्योंकि दोनों का सेम है। तो यहां पर एक चीज होगी, यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, और यहां किसके ऊपर लोन पेयर है, ऑक्सीजन के ऊपर। तो हम लोग ये लिखेंगे अमाइंस आर मोर बेसिक देन द, अमाइंस आर मोर basic than the alcohol because the electronegativity of oxygen atom is more than the electronegativity of nitrogen atom. So nitrogen can easily donate the lone pair than the oxygen atom। यहां पर मैं थोड़ा सा इसको ठीक लेता हूं, ऑक्सीजन एटम than the oxygen atom। ड्यू टू दिस आप लोग लिख सकते हो, ड्यू टू दिस अमाइंस आर द मोर बेसिक देन द अल्कोहल। देखो यहां पर बात दोनों में सेम है, देखो यहां पर प्लस साइड इफेक्ट है, यहां प्लस साइड इफेक्ट है, इसके पास में लोन पेयर है, इसके पास में भी लोन पेयर है, लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कंपैरिजन टू किसके, ऑक्सीजन की, इसीलिए नाइट्रोजन इजीली क्या कर पाएगा, डोनेट कर पाएगा लोन पेयर, लेकिन ऑक्सीजन क्या नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो इथाइल, जो आप लोगों का अमाइन है वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा और जो अल्कोहल है वो लेस क्या हो जाएगा, आप लोगों का बेसिक हो जाएगा। बस यही रीजन लिखना होता है, आप लोग 2 लाइन में निपटा सकते हो। आप लोगों ने यहाँ पर ये सब लिख देना, आगे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर ऑफ ऑक्सीजन ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू दिस, बाकी रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया, ये सब लिखना होता है, ठीक है, रट्टा नहीं मारना होता है, ये सब अगर आप लोगों को बेसिक आता है आप लोग ऐसे भी लिख दोगे, आपके नंबर नहीं कटेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं बच्चों 8th क्वेश्चन की,
तो 8th क्वेश्चन बच्चों आप लोगों ने पता कैसे करना है, जो सेकंड क्वेश्चन है वैसे करना है। जहां पर आप लोगों का एनिलीन है वहां पर आप लोगों ने अराइलामाइंस लिख देना है, ठीक है। जहां पर एनिलीन है वहां पर क्या लिख देना है, अराइलामाइंस लिख देना है। और जहां पर आप लोगों का जो इथाइल अमाइन था वहां पर आप लोगों ने क्या लिख देना है, एल्काइलामाइन, ठीक है। बस शब्दों का ही घेर फेर करना है, उसके सिवा बाकी जो भी लिखा है उस सेकंड क्वेश्चन के अंदर वैसे ही आप लोगों ने 8th क्वेश्चन के अंदर लिख देना है। जैसे यहां पर सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, यहां पर सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सेकंड क्वेश्चन जो है ये वाला बच्चों, एनिलीन इज वीकर बेस देन इथाइलामाइन। तो आपने क्या करना, एनिलीन की जगह पे अराइलामाइन लिख देना और इथाइलामाइन की जगह पे एल्काइलामाइन लिख देना। बस बाकी जो भी एक्सप्लेनेशन है वो आप लोगों ने सेम टू सेम लिख देनी है, ठीक है। यहां पर एनिलीन की जगह पे अराइलामाइन कर देना, अराइल अमाइन कर देना। और जो आप लोगों का इथाइलामाइन है, इथाइलामाइन की जगह पे बच्चों आप लोगों ने एल्काइलामाइन कर देना है। क्या कर देना है, एल्काइल अमाइन कर देना बच्चों। तो इस तरह से आप लोग 8th क्वेश्चन को भी कर पाओगे बच्चों। आप लोगों को मैंने ये भी बता दिया कि अमाइंस जो होते हैं वो लुईस बेस के होते हैं, क्योंकि उनके पास में क्या होता है, लोन पेयर होता है जो अवेलेबल होता है डोनेशन के लिए, या फिर आप बोल सकते हो प्रोटोनेशन के लिए। दैट्स व्हाई अमाइंस आर द लुईस बेस इन नेचर। तो ये थे बच्चों एसिड बेस के क्वेश्चन। जो आपको मैंने क्वेश्चन दिए थे उसके मैंने सॉल्यूशन आप लोगों को बता दिए। जो एसिड बेस वाले हैं वो मैंने आप लोगों को यहां पर एक्सप्लेन कर दिए। बाकी मैंने आप लोगों को कंसेप्ट भी समझा दिया है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन एसिड बेस के कहीं से भी आते हैं तो आप लोगों ने कंसेप्ट वही लगाना जो मैंने आप लोगों को समझाया, ठीक है। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।